जी, तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि पहला स्टेप है ऑफ द ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें रीजेंट और सैंपल दोनों की सॉल्यूशन हम बनाएंगे। सॉल्यूशन को बीकर में अमूमन बनाया जाता है और सॉल्यूशन बनाने की जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम एहतियात करते हैं और सॉल्यूशन को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो उस तरीके से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तो हम मास मालूम करते हैं। जितनी भी एनालाइट होगी किसी गिवन सैंपल में उसको हम चेंज करेंगे प्रेसिपिटेट शक्ल में और फिर उसके बाद मास मालूम किया जाएगा, तो मास की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन बहरहाल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल को हमने फिक्स करना होगा, क्योंकि जब हम एनालाइट की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे तो उसको हम रिलेटिव लेंगे टू दी वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। और वॉल्यूम ऑफ द रीजन उसको तो वैसे ही हम एक्सिस में ऐड करेंगे, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वॉल्यूम कितना बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें जो कुछ फैक्टर्स है जिस पर सॉल्यूशन प्रिपरेशन डिपेंड करता है, या फर्दर जब हम क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन करेंगे तो वो सारी जो सिचुएशन बाद में होती है वो सारा सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हमने किस तरह बनाई है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहली वो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सैंपल की भी और रीजन की भी, उस वॉल्यूम को हम एक ख़ास हद तक बनाएंगे, न ज़्यादा कम बनाएंगे और न बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है दोनों की, यानी रीजन की सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी और सैंपल सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी अमूमन हम 200-250 ml के दरमियान रखते हैं। और ये जो वॉल्यूम है ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल में कम हो तो फिर हम ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट किसी गिवन सैंपल में ज़्यादा हो तो फिर उसकी कम वॉल्यूम भी काफ़ी होता है फॉर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लेकिन ज़्यादातर हम जो वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं 200-250 के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है। सेकंड जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एनालाइट की कंसंट्रेशन 10-1 या 0.1 मोल्स पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हो तो फिर इसमें एरर ज़्यादा आ जाएंगी। तो इसलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी इसकी कंसंट्रेशन हम अमूमन 0.1 या उससे ज़्यादा लेंगे, तब रिज़ल्ट सही तरीके से आ जाएगा। थर्ड जो इसमें फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट को भी और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सैंपल है उसको भी। और इसके अलावा इसकी ये जो है ये सुपर सैचुरेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन की, कि उसके टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम बना लें, यानी जितना चाहिए उतना टेम्परेचर वो हम एडजस्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है उसको वार्म स्टेट में किया जाता है, यानी गर्म हालत में। तो दोनों सॉल्यूशन को हम स्लाइटली गर्म करेंगे तो तब रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे। डी नंबर जो फैक्टर है वो है सेपरेशन, प्रिलिमिनरी सेपरेशन, यानी अगर कोई इंटरफियरिंग सब्सटेंस मौजूद हो सैंपल में और वो भी अलॉन्ग विद द एनालाइट रीजन के साथ उसका प्रेसिपिटेट भी बनता हो, वो भी रिएक्ट करता हो विद द रीजन, तब उसको पहले हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि फिर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो मिक्स चला जाएगा, उसमें एनालाइट भी होगा और वही इंटरफियरिंग सब्सटेंस भी होगा, तो उसको पहले हम सेपरेट करेंगे। तो ये चौथी चीज़ है जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन में इसका ख्याल हमने रखना होगा। तो इसलिए इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस को पहले हम सेपरेट करेंगे।
या उसको मास्क करेंगे। जो लास्ट फैक्टर है वो है पीएच, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन जब हम तैयार करेंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करने से पहले पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को एडजस्ट किया जाएगा। उसको हम एडजस्ट करेंगे बाय अ गिवन बफर। कोई भी बफर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ द गिवन पीएच, उसको हम ऐड करेंगे टू द सॉल्यूशन को, सैंपल सॉल्यूशन को, तो उसकी पीएच एडजस्ट हो जाएगी। अब पीएच क्यों इम्पोर्टेंट है? पीएच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएच जो है वो इफेक्ट्स करता है, वो असरअंदाज होता है किस चीज़ पर। एक तो एक्टिविटी को ये चेंज कर सकता है ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, एंड दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट को भी ये इफेक्ट कर सकता है। अब उसकी हम एग्जांपल यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। यानी एक्टिविटी को ये किस तरह चेंज करेगा। एक्टिविटी का मतलब है कि जो प्रेसिपिटेटिंग रिजेंट है उसकी जो असल में एक्टिविटी है वो है टू रिएक्ट विद द एनालाइट एंड चेंज द एनालाइट इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म। ये असल में उसकी एक्टिविटी है। अब अगर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अच्छी तरीके से एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा और उसका प्रेसिपिटेट बनाएगा तो हम कहेंगे कि इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। अगर वो उसकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट ना हो, वो इफेक्टिव ना हो विद द एनालाइट, तो फिर उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब उसकी एक्टिविटी को पीएच किस तरह इफेक्ट करता है? तो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होती है। तो जब कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस हो तो जाहिर है उसके डिसोसिएशन को या उसके इक्विलिब्रियम को पीएच इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन इस्तेमाल करेंगे टू प्रेसिपिटेट दी एल्यूमिनियम आयन, तो इसकी जो एक्टिविटी है इसकी एक्टिविटी पीएच डिपेंडेंट है। अब क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि असल में जो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है विद एल्यूमिनियम, बट इसका जो एनायन है वो रिएक्ट करेगा विद एल्यूमिनियम। अब इसका एनायन तब बनेगा जब ये डिसोसिएट होगा और इससे ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तब इसका एनायन बन जाएगा। तो उस एनायन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि सॉल्यूशन बेसिक हो, क्योंकि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसके जो हाइड्रोजन इससे डिसोसिएट होगा, रिमूव होगा, आयोनाइज होगा, तो ये असल में आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड है। तो वीक एसिड की आयोनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने सॉल्यूशन को बेसिक बनाना होगा। तो जब सॉल्यूशन में कोई बेस होगा यानी उसकी पीएच 7 से अबव होगी, तब ये रिजेंट अच्छे तरीके से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एक ऐसा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जो ज़्यादा इफेक्टिव है बेसिक मीडिया में। तो बेसिक मीडिया में इसका एनायन बनेगा और वही एनायन फिर एल्यूमिनियम को प्रेसिपिटेट करेगा, तो इसका इस तरह प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एक एल्यूमिनियम के साथ 3 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन के जो एनायन है वो रिएक्ट करेंगे और ये 3 हाइड्रोजन इससे निकल जाएंगे। यानी एक से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो तीनों से तीनों निकल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब हम जो पीएच का इफेक्ट है वो सॉल्युबिलिटी पर भी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, यानी ये जो प्रेसिपिटेट बन जाता है इसकी सॉल्युबिलिटी को भी पीएच इफेक्ट करता है। यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर दिया कि इसकी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी भी डिपेंडेंट है ऑन द पीएच, तो इसलिए पीएच एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ दी सॉल्यूशन। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट को भी ये इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पीएच के चेंज होने से या एसिडिक बेस की मीडिया में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट जो चीज़ इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाती है इन दी सॉल्यूशन में, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। अब उसकी सॉल्युबिलिटी को हम डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। जब इंक्रीज करेंगे तो वो तो दोबारा डिज़ोल्व हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि वो डिज़ोल्व हो, उसको हम सेपरेट करेंगे तो इनसॉल्युबल शक्ल में, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज होना होगा या डिक्रीज हम करेंगे बाय पीएच एडजस्टमेंट से।
अब इस ये जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम ऑक्सलेट का, वही एग्जांपल दोबारा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक मीडिया में इंक्रीज हो जाती है। अब क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि ये कैल्शियम जो ऑक्सलेट है ये बजाते खुद एक बेसिक साल्ट है। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो इसका जो ऑक्सलेट है वो रिएक्ट करेगा विद द वाटर, यानी उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। तो ऐसी साल्ट जिसकी एनाइन हाइड्रोलाइजेबल हो उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। इसको पहले हमने डिस्कस किया था। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की जो एनाइन है वो हाइड्रोलाइजेबल है, इसलिए ये बेसिक साल्ट है। उसकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे वीक एसिड बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड, और OH आयन रिलीज हो जाएगा इन दी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। अब बजाते खुद ये जो साल्ट है ये सोल्यूशन में हाइड्रोलाइज होगा अप टू सम एक्सटेंट और उस सोल्यूशन बन जाएगा बेसिक। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो तो इस इक्विलिब्रिया को हमने बैकवर्ड में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रिया जितनी फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा उतने ज़्यादा एनाइन कंज्यूम हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा एनाइन कंज्यूम होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट की इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हमने सोल्यूशन को मोर बेसिक बनाना होगा, ताकि मोर बेसिक बनाने से ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। किस तरह शिफ्ट हो जाएगी? जब सोल्यूशन को हम बेसिक करेंगे तो बेसिक से सोल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वही OH आयन इस OH आयन के साथ वो कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो OH आयन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज होगा तो ये इक्विलिब्रिया शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एनाइन कम इस्तेमाल होंगे, यानी ये वापस चला जाएगा। तो जब एनाइन कम इस्तेमाल होंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस किस्म के इक्विलिब्रिया को या इस किस्म के कैल्शियम ऑक्सलेट की जब हम प्रेसिपिटेशन करेंगे तो इसको हम करेंगे बेसिक मीडिया में, क्योंकि बेसिक मीडिया में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये pH इफेक्ट है on the pH effect on the solubility and activity of the precipitating agent.